RK Pocket FM channel subscriber and like this video. बहुत तेज दर्द भरी चीख निकली। वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी की आंखें आंसुओं से भर गई। अब चंद्रप्रभा को भी उसकी ऐसी हालत देखकर बुरा फील हो रहा था। वो तो यही सोच रही थी कि ये आखिर उस लड़के ने मुझे मारा क्यों नहीं, और इतने दर्द में भी उसे लड़के ने अपनी दिव्य रोशनी पर कंट्रोल कैसे किया। अभी वो सब लीजेंड की ऐसी हालत देख ही रहे थे कि तभी आसमान से एक सफ़ेद रोशनी चमकती हुई जमीन पर गिरी, जिसने विराट को अपने अंदर समा लिया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, और जब वो रोशनी गायब हुई तो विराट वहां पर नहीं था। प्रिंसेस चंद्रप्रभा भी यही सोच रही थी कि आखिर ये क्या हुआ, कहीं वो लड़का प्रकृति में विलीन तो नहीं हो गया। वो लड़की भी कुछ सेकंड बाद वहां से गायब हो गई। वो लड़की अपने भवन में पहुंची थी कि उस भवन की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। वहां पर भी ऐसे ही काले बादलों ने उस सागर स्थल को घेर लिया। ये हाल सभी रियासतों का था। चंद्रप्रभा जल्दी से अपने पिताजी के पास गई और सारी घटना उन्हें बता दी, और कहा, पिताजी, यहाँ पर भी प्रकृति का ऐसा ही प्रलयकारी रूप देखने को मिला है। पिताजी, मुझे लगता है कि आज शायद हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी, वो लड़का प्रकृति में ही विलीन हो गया था। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग वहां पर दौड़ते हुए आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। आखिर प्रकृति ने अपना ऐसा रूप ले लिया था क्या? ये किसी प्रलय की शुरुआत थी? वो सफ़ेद रोशनी कहाँ से आई थी? और उसके बाद विराट कहाँ गायब हो गया था? विराट ने चंद्रप्रभा को क्यों छोड़ दिया था? आखिर सागर स्थल का बुजुर्ग इतना क्यों घबराया हुआ था? ऐसा क्या होने वाला था जिससे प्रकृति में इतना बदलाव आया था? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। एपिसोड 123 निधि और वेदिका कहाँ है? अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग वहां पर दौड़ते हुए आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उसने महाराज के पास आकर कुछ बोलने की कोशिश की और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी चंद्रप्रभा ने उसे पानी पीने के लिए दिया। उसने हड़बड़ाते हुए पानी पिया। उसके बाद बुजुर्ग ने हिम्मत करके राजा से कहा कि महाराज, हमारे पूर्वज की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सुनकर तो राजा और चंद्रप्रभा दोनों का दिल कांप गया। राजा ने कहा, बुजुर्ग, ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुजुर्ग ने कहा कि महाराज, इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर यह बिल्कुल सच कि हमारे पूर्वज की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज, आप चलकर देख सकते हैं। राजा ने कहा कि यह अशुभ संकेत किस आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। राजा और चंद्रप्रभा ऐसे बोलते हुए उस बुजुर्ग के साथ भवन के पूजनीय स्थान पर चले गए। सभी रियासतों का यही हाल था। किसी को समझ नहीं आया कि आज ऐसा क्या हुआ जो कि उन्हें इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा। दिव्य लोक की रियासत का भी यही हाल था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विराट को कुछ हुआ है। स्वाति भी अपने कमरे में बैठकर खेती कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। आज तक स्वाति अपने आप को ऐसे दिखाती आई थी कि जैसे वो कितनी कमजोर औरत है, लेकिन वो बिल्कुल उस कमजोर औरत के विपरीत थी। पर आज विराट के लिए ऐसी फीलिंग्स आने पर वो डर से कांप गई। वो जल्दी से चलकर भवन के मेन हॉल में आ गई, जहां पर बुजुर्ग भी टेंशन में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। स्वाति ने उनसे कहा कि बुजुर्ग, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? बुजुर्ग ने उनसे कहा कि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, पर आज पहली बार हमने अपने पूर्वज की मूर्ति की आंखों से आंसू बहते देखे हैं। इस बात का पता चलते ही स्वाति की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने वहीं बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर को एक गुलाबी दिव्य रोशनी ने घेर लिया था। उस पूरी रियासत में गुलाब की खुशबू फैल गई थी। उस दिव्य रोशनी को देखकर बुजुर्ग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहा, हेवन ऑफ रोजेस की राजकुमारी। तभी वहां पर आचार्य किशन दास भी आ जाते हैं। वो बुजुर्ग से कहते हैं कि बुजुर्ग, क्या हुआ? बुजुर्ग ने आचार्य से कहा कि हमारी रहस्यमय पुस्तक में हेवन ऑफ रोजेस की राजकुमारी के बारे में बताया गया था कि उस पर ऐसी दिव्य रोशनी है जिसकी गुलाब की खुशबू इतनी स्ट्रोंग है कि वो पूरे शहर में फैल जाती है। सुना था कि हेवन और रोजेस की राजकुमारी मर चुकी है। इसका मतलब वो सभी अफवाहें झूठी थी। मैंने तो सुना है कि वो राजकुमारी डार्क वर्ल्ड के उस शैतान के हाथों मारी गई थी, पर ये अभी भी जिंदा है। उसे राजकुमारी से वो ग्लोरियस स्टोन चाहिए था जिसका हमने सिर्फ नाम ही सुना है, और आज ये राजकुमारी हमारे सामने है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे शांत करूं। राजकुमारी स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू ऐसे ही थे जैसे कि उनके पूर्वज की मूर्ति की आंखों से बह रहे थे। उसकी दिव्य शक्ति ने भी अपना उग्र रूप धारण कर लिया था। लेकिन तभी स्वाति को किसी की आवाज सुनाई दी, और उस आवाज को सुनकर वो शांत हो गई थी।
हुस्न आवाज ने कहा था कि अगर तुमने अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं किया तो तुम जानती हो कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उस आवाज ने ऐसी बात कही थी कि जिसके बाद स्वाति बिल्कुल शांत हो गई। बुजुर्ग और आचार्य को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। स्वाति ने वहां से खड़े होकर अपने आंसू पहुंचे और वापस अपने कमरे में चली गई। बुजुर्ग की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो स्वाति से कुछ पूछ सकें। ग्रीन प्लैनेट पर भी यही हाल था। उनके पूर्वज की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और पूरा आसमान गरज रहा था। बिजलियां भवनों की छतों पर गिर रही थी। वे भी सोच रहे थे कि आखिर अब कैसी आपदा आने वाली है। एक जगह ऐसी थी जहां पर ऐसा तूफान आने वाला था, शायद ही उसे कोई रोक पाए। वो थी ऋष्यक नगरी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला जिसमें निधि बुजुर्ग सिया का उपचार कर रही थी, और बुजुर्ग सिया उस कमरे से बाहर आए। वो अभी बहुत कमजोर थे। उनको देखकर सेना के लोगों ने बुजुर्गों को संदेश भिजवा दिया था। वो बूढ़ा बुजुर्ग और मेडिकेटर भी उस भवन के बाहर आ गए थे जहां पर सेना उस कमरे की प्रोटेक्शन में खड़ी थी जिसमें निधि बुजुर्ग सिया का उपचार कर रही थी। उनको समझ में आ गया था कि बुजुर्ग सिया पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बुजुर्ग सिया को देखकर सभी हैरान थे। आखिर उस बच्ची ने बुजुर्ग सिया को ठीक कर ही दिया, उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा। वहां पर एलिना और उसका भाई भी आ गया था। दोनों राजकुमार अपनी रियासत में जा चुके थे। वो दोनों अपने दादाजी को देखकर बहुत खुश थे, पर एलिना को इस बात की जलन थी कि निधि ने उन्हें ठीक किया है। बूढ़े बुजुर्ग ने बुजुर्ग सिया से पूछा कि वो बच्ची कहाँ है। बुजुर्ग सिया ने कहा कि वो अभी आराम कर रही है। और वो बच्ची है कौन? क्योंकि मैंने हमारी रियासत की इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आज तक किसी की नहीं देखी। आखिर वो किसकी बच्ची है? तभी बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि उस लड़की के हथेली पर टाइगर बीस्ट की सील है। ये सुनकर बुजुर्ग सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे कि तभी वातावरण बदल गया था। जोरों की हवा चलने लगी थी, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। दोपहर के समय में अंधेरा छा गया था। सभी अपने अपने भवनों से बाहर निकल आए थे। बुजुर्ग सिया ने कहा कि ये क्या हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। बूढ़े बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग सिया को किस बात की परेशानी है। तभी वहां पर एक हाई रैंक का सेनापति बहुत स्पीड में आया। उसने सबों को प्रणाम किया और उसके बाद कहा कि हमारे पूर्वज की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सुनकर सबका दिल बैठ गया। अभी वो सब वहां से जाने के लिए निकले ही थे कि तभी उन्हें किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। सभी को समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज उस कमरे से आई थी। निधि आराम करने के लिए वहीं पर रखे एक कालीन पर लेट गई थी। कुछ देर बाद उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि विराट पर किसी ने एक जहरीले हथियार से अटैक किया हो। उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। एकदम से तेज चीख के साथ उसकी आंखें खुल गई। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि विराट इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। उसकी सुनहरी रोशनी बहुत उग्र हो गई। बाहर सभी ने निधि की चीख सुनी थी। अभी बूढ़े बुजुर्ग और बुजुर्गों सिया अंदर जाने के लिए बढ़े ही थे कि तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो जलती हुई आग की तरफ बढ़ रहे हो। वो दोनों जल्दी से पीछे हटे और उन्होंने सभी लोगों को दूर करने के लिए कहा। किसी को समझ नहीं आया कि बुजुर्ग ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर सभी जल्दी से पीछे हटने लगे। तभी उस कमरे के चित्रे चित्रे उड़ चुके थे। लोगों ने देखा कि 100 फुट के आसपास की सुनहरी रोशनी की प्रतिमा उनके सामने खड़ी है, जिसकी आंखों से सुनहरे आंसू गिर रहे हैं। ये देखकर ऋषियक नगरी के लोग डर से कांपने लगे। बुजुर्ग सिया ने कहा, दिव्या सुनहरी रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा संगम। तभी बूढ़े बुजुर्ग की नज़र लॉर्ड साई ऑफ व्हाइट ड्रैगन के निशान पर पड़ी। उसने कहा, और साथ में लॉर्ड साई की पावर भी। ये देखकर तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके अलावा किसी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। तभी बूढ़े बुजुर्ग ने बुजुर्ग सिया से कहा कि कहीं प्रकृति में बदलाव इस बच्ची से ही तो जुड़ा हुआ नहीं है। बुजुर्ग सिया ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी निधि की वो प्रतिमा आगे की तरफ बढ़ने लगी। जिस भवन पर उसके आंसू कर रहे थे वहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे खिल गए थे। ये देख को बुजुर्ग सिया ने कहा, इस बच्ची में अद्भुत शक्तियां है, पर इसके दुख का कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। तभी निधि ने एक और दर्द भरी चीख लगाई, जिसने उस शहर के काफी सारे भवनों को गिरा दिया था। शहर का वो हिस्सा अस्तव्यस्त हो गया था। वेदिका ने भी उसे पहचान लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो? आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किसी को ये तो पता नहीं चला कि वो प्रतिमा निधि की है, पर सबको उसके दुख का एहसास हो रहा था। वो उस नगर को छोड़कर आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी वेदिका आगे बढ़कर उसके पैर से लिपट गई। एकदम से वो दोनों वहां से गायब हो गए। सभी सोच रहे थे कि ये सब क्या था और ये लड़की कौन थी जो रोए जा रही थी। तभी बुजुर्ग को पूर्वज की मूर्ति का ध्यान आया। वो सभी जल्दी से उस भवन की तरफ चले गए जहां पर उनके पूर्वज की मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पूर्वज की मूर्ति की आंखों से भी सुनहरे आंसू निकल रहे थे।
जैसे कि निधि की आंखों से निकल रहे थे। वहां भी जमीन पर पेड़ पौधे उगाए थे। ये देखकर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो प्रतिमा जिसकी भी थी वो हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। आखिर वो लड़की कौन थी? पर एलिना तो सिर्फ निधि के बारे में ही सोच रही थी। वो अपने आप सही कह रही थी कि वो प्रतिमा निधि की नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि वो जो हमारे पूर्वज के किसी संतान की आध्यात्मिक आत्मा होगी। एलिना ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करके सिर्फ अपने मन को समझा रही थी, पर अंदर से उसके दिमाग में बार बार निधि का ही ख्याल आ रहा था। तभी उसे वैदिक का याद आ गई, जिससे उसे कन्फर्म हो गया कि वो प्रतिमा निधि की ही थी। हेवन ऑफ रोज़ की राजकुमारी कौन थी? स्वाति को किसकी आवाज़ सुनाई दी जिसकी वजह से वह शांत हो गई, और ऐसा इस आवाज़ ने क्या कहा था? निधि को क्या हो गया था? निधि और वेदिका वहां से कहाँ गायब हो गई थी? और चंद्रप्रभा को इस मुसीबत की वजह पता चल पाएगी। एपिसोड 124 निधि और वेदिका के सामने विराट। ऋषयक नगर के लोग अपने भवनों की मरम्मत में लग गए। बुजुर्ग सिया ने जल्दी से बुजुर्गों की सभा को बुलाया। निधि और वेदिका उस तालाब में बड़े से कमल पर टेलीपोर्ट हुए थे। वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग था जिसके पास विराट लेटा हुआ था। उस बूढ़े के आंखों से आंसू बह रहे थे, और यही वजह थी कि सभी मूर्तियों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। निधि उन्हें देखते ही पहचान गई थी। निधि ने रोते हुए कहा, पूर्वज विराट को क्या हुआ है? वेदिका ने देखा वहां पर लेजेंड लेटा हुआ है। जब निधि ने विराट का नाम लिया तो उसका दिल बहुत भारी हो गया। उसने नहीं सोचा था कि उसका भाई लेजेंड हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू तो पहले ही थे। वेदिका भी अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर रोने लगी थी। पूर्वज ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं बच्चे विराट को कुछ नहीं होने दूंगा। निधि ने कहा, पूर्वज ये सब कैसे हुआ? पूर्वज ने कहा, एक नादान बच्ची ने विराट पर डीमन स्कॉर्पियन के पॉइजन का अटैक किया था। अगर विराट नॉर्मल इंसान होता तो वह 1 सेकेंड में ही इस पॉइजन से मारा जाता। पर विराट के अंदर मेरा ब्लड है, जिसकी पावर उस पॉइजन से लड़ रहा है। मुझे यकीन है कि विराट इस पॉइजन से भी अपने आप को बचा लेगा, पर दुख की बात यह है कि मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। पूर्वज विश्वनाथ ने आगे कहा, निधि बेटी, तुम्हें अब जल्दी से पावरफुल बनना है। अब तुम्हें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मेरा यकीन करो, एक दिन विराट को जरूर होश आएगा। और आज तुमने अपनी कृतियों पर नियंत्रण खो पर ठीक नहीं किया। तुम्हें तो पता है ना कि तुम ऐसे किसी की भी सामने नहीं आ सकती थी। निधि ने रोते हुए कहा, पूर्वज इसमें मेरी गलती नहीं थी, ये सब अपने आप हो गया था। विश्वनाथ ने निधि से कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कैसी भी सिचुएशन क्यों न हो, तुम्हें हमेशा अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना है। तुम्हें पता है तुम्हारे पावर्स पर कंट्रोल खोने से तुम्हारी रियासत को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों के भवन टूट गए हैं। तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों को डरा दिया था। अगर तुम वहां से टेलीपोर्ट नहीं होती तो अब तक वो पूरी रियासत खत्म हो चुकी होती। तुम्हें अपनी सुनहरी रोशनी को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, और तुमने तो सारी पावर्स पर कंट्रोल को दिया था। और रही बात विराट की, तो इसकी चिंता तुम छोड़ दो, बस थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर विराट जल्द ही होश में आ जाएगा। निधि ने पूर्वज विश्वनाथ से पूछा कि अगर विराट ठीक हो जाएगा तो फिर आप इतना रो क्यों रहे थे? विश्वनाथ ने कहा, पागल बच्ची, मेरे बच्चे, इतनी परेशानी हो तो क्या तुम्हें लगता है कि इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा कि मेरा विराट से क्या संबंध है, और तुम विराट की पत्नी हो तो इसलिए तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। और रही बात इस बच्ची की, तो ये तुमसे ज्यादा समझदार है। इसे पता है कि इस समय इसकी भाई की हालत कैसी है, फिर भी इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। तुम में भी ऐसी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। बुजुर्ग विश्वनाथ ने वेदिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पूर्वज हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ में काफी जल्दी इंप्रूवमेंट कर रही हो। ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम भी मेरा नाम रोशन करोगी। जब वेदिका को यह पता चला कि वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उनका पूर्वज है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, दादाजी, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? क्योंकि मेरी माँ को इसके बारे में अगर पता चलेगा तो वह इस सदमे को सह नहीं पाएंगी। वेदिका की बात सुनकर विश्वनाथ ने कहा, बेटी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ को जितना कमजोर समझते हो वो इतना कमजोर नहीं है। ये बातें तुम्हें आगे जाकर पता चलेगी। अब तुम दोनों को वापस वहीं लौट जाना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो पावरफुल है। बुजुर्ग विश्वनाथ ने दोनों बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। और निधि, तुम्हें सोचना है कि तुम इस बारे में अपनी रियासत के बुजुर्ग को इस घटना के बारे में क्या एक्सप्लेन करोगी। बुजुर्ग की बात सुनकर वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। उन दोनों बच्चों से बात करके विश्वनाथ का मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। अब उनकी आंखों से आंसू बहने बंद हो गए थे। उसने उन दोनों को नहीं बताया कि विराट इसमें कितने दर्द में है। विश्वनाथ को भी इस बात का डर था कि कहीं विराट उनके सामने ही दर्द से तड़पने न लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह चाहकर भी उन बच्चियों को समझा नहीं पाता। बुजुर्ग अभी इस बारे में सोच रहा था कि एक बार विराट की फिर से जोरदार चीख निकल गई। अब उसके शरीर में से उसकी खाल अलग होने लगी थी।
बुजुर्ग विश्वनाथ ने अपने आप सही कहा, मेरे बच्चे, और तुम में ये दर्द सहना ही होगा। तुम समझ न कि ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। एक बार तुमने इस पॉइजन पर कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें इस पॉइजन से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे मास्टर ने इस बारे में मुझे बताया था, पर मैं भी इस परीक्षण में सफल नहीं हो पाया था। फ़र्क इतना है कि उस पॉइजन की मात्रा तुम्हारे पॉइजन के 10% के बराबर ही थी। यहाँ पर मैं हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये सब तुम्हें खुद ही टॉलरेट करना पड़ेगा। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो एक पल में उसे जाकर ख़त्म कर सकता हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत की है, पर ये मेरे नियमों के खिलाफ है। मैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता, मुझे पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि ऐसे कीड़े मकोड़े तुम्हारे रास्ते में कदम कदम पर आएंगे जिनसे मैं इस यूनिवर्स की रक्षा करनी है। दूसरी तरफ सभा में सभी बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर यह प्रतिमा किसकी थी जो इतनी खतरनाक थी। क्या ये किसी बाहरी ताकत का मामला था हमारी रियासत को कमज़ोर करने के लिए? तभी एक बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तो मैं नहीं पता कि वो प्रतिमा हमारे पूर्वज क्रोध था। तुमने देखा कि दोनों की आंखों से निकलने वाले आंसू एक जैसे थे। सभी बुजुर्ग उसकी बातों से सर्टिफाइड थे। उस बुजुर्ग ने आगे कहा, ज़रूर हमसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी सजा हमें मिली है। तभी एक और बुजुर्ग ने कहा, याद है जब हमारी रियासत की प्रिंसेस को यहाँ पर लगाया गया था तो उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ था। हो सकता है कि हमारे पूर्वज ने हमें इसी की सजा दिए हों। वो बुजुर्ग सिया और बूढ़े बुजुर्ग ने निधि के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसके मन में भी यही चल रहा था कि क्या सच में ही पूर्वज हमसे रुष्ट है। उसके बाद सभी ने बुजुर्ग सिया से पूछा कि बुजुर्ग आपके साथ क्या हुआ था और आप यहाँ पर कितने सालों से नहीं थे? बुजुर्ग ने बताया कि 1 साल पहले मैं उस इलाके की छानबीन करने गया था। मुझे डर था कि वहाँ पर हमारे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। जब मैं उस मृतभूमि में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पंछी कबीले के लोग मौजूद थे। पंछी कबीले का नाम सुनकर सभी डर गए थे। उन्हें पूर्वजों ने आगाह किया था कि तुम लोग कभी भी किसी भी वजह से उस कबीले के रास्ते में मत आना। उन्होंने मुझे और मेरे आदमियों को पकड़ लिया था। उन लोगों में से एक आदमी काले लिबास ओढ़े आया। उसके हाथ में एक चमकदार बोतल थी जिसको उसने मेरे सामने खोल दिया। तभी उसमें से एक छोटा सा परजीवी कीड़ा निकालकर मेरे शरीर में चला गया। उसके बाद मैं हर दिन कमज़ोर होता चला गया। वो तो पता नहीं कैसे उस दिन वो बच्ची मेरे पास पहुंच गई थी, और मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि उसने मुझे वहां से निकाला कैसे। अब ये तो वो बच्ची ही हमें बता सकती है। उस बच्ची की याद आते ही सभी ने कहा कि अब हमारी प्रिंसेस कैसी है? बुजुर्गों ने उनको सच में बताते हुए कहा कि अभी वो आराम कर रही है, जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाती है तो हम उनसे बात करते हैं। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि हमारी प्रिंसेस की छोटी बहन उस प्रतिमा के साथ गायब हो गई थी। हम प्रिंसेस को इस बारे में क्या कहेंगे? बुजुर्ग ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। कुछ देर में बैठक खत्म हो चुकी थी। सभी लोग उसे बड़े से हॉल से बाहर निकल चुके थे। तभी उन लोगों को अपनी तरफ आती हुई निधि और उसकी छोटी बहन दिखाई दी। बुजुर्ग सिया और बूढ़े बुजुर्ग को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगी। तभी वहां खड़े बुजुर्गों ने वेदिका से पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? वेदिका ने भी बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा कि मुझे उस प्रतिमा में अपने पूर्वजों की झलक दिखाई दी, इसलिए मैं उनके पास से ली गई थी। लेकिन तभी मैंने अपने आप को एक सुनहरी चमकदार रोशनी में पाया, और पता नहीं कुछ देर बाद ही मैं वापस उसी जगह पर आ गई जहां से मैं गायब हुई थी। मुझे तो ये सब सपना सा लग रहा था। उसकी बात पर सभी ने विश्वास कर लिया था, सिवाय बुजुर्ग सिया और उस बूढ़े बुजुर्ग को छोड़कर। बुजुर्ग सिया ने निधि से कहा कि अब तुम ठीक हो। बुजुर्ग सिया ने देखा कि उस बच्ची की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि उसकी आंखें लाल इस वजह से है क्योंकि उसने बुजुर्ग सिया के शरीर से उस कीड़े को निकाला था। निधि ने कहा कि बुजुर्ग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुजुर्ग सिया ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बुजुर्ग सिरिया और बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे, और दोनों ही सुपर इमॉर्टल लेवल पर थे। वो चारों एक साथ बुजुर्ग सिया के भवन की तरफ चल दिए। तभी निधि को कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से अपनी तलवार निकाली और सीधा एक बुजुर्ग के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। निधि की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आखिर विराट को ठीक होने में कितना समय लगने वाला था, और निधि ने उस बुजुर्ग पर हमला करके उसे क्यों मारा? क्या निधि रेशियो नगर के लोगों को अपना दुश्मन समझ रही है? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? निधि की इस हरकत को देखकर बुजुर्ग उसे क्या सजा देने वाले थे? चंद्रप्रभा को ये पता चल पाएगा कि विराट अभी भी जीवित है। एपिसोड 125 निधि की कंडीशंस। तभी निधि को कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से अपनी तलवार निकाली और सीधा एक बुजुर्ग के हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए। निधि की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उस बुजुर्ग का शरीर भी काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया था, जैसा कि पहले बुजुर्ग सिया का हुआ था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे।
जिन्हें वो लोग भी नहीं पहचान पा रहे थे। उन्हें ये बच्ची कैसे पहचान पा रही थी? बुजुर्ग सिया ने कहा कि तुमने उसे कैसे पहचाना? निधि ने कहा, अगर बुजुर्ग आप ध्यान दोगे तो ऐसे लोगों की परछाई में हल्की सी मूवमेंट होती है, जिससे पता लगता है कि ये लोग हमारी दुनिया से नहीं है। बस इन्होंने ऐसा अवतार ले लिया है जिससे इन्हें कोई पहचान ना सके। इस बात का पता लगते ही सब लोग अपने आसपास के लोगों को ये बात जानकर हैरानी हुई। पर उन्हें क्या पता था, उस मूवमेंट को निधि ही देख सकती थी। उन्हीं विजन एबिलिटी उस लेवल पर नहीं थी कि वो इस डिफरेंस को पहचान सके। सभी अपने आसपास के लोगों को देखने लगे पर उन्हें उनके बीच का डिफरेंस समझ नहीं आया। सभी लोग निधि से कहने लगे कि हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर बुजुर्ग सिया ने नोटिस कर लिया था कि जब निधि ने उस आदमी को मारा था उस समय निधि की आंखों में सुनहरी रोशनी थी। बुजुर्ग सिया ने सभी से कहा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, इस बात को हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद बुजुर्ग सिया ने निधि से कहा कि चलो यहाँ से। बुजुर्ग सिया की बात को कोई नहीं टाल सकता था। एलेना से अभी तक उसके दादाजी ने बात तक नहीं की थी। वो अपने आप से ही कह रही थी कि जब दादाजी इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार मेरे पिताजी को आने दो, फिर देखती हूँ कि इस लड़की को मुझसे कौन बचाता है। एलेना के पिता उस रियासत के रह जाते हैं जो पिछले 1 वर्ष से गायब थे, पर एलेना को पता था कि वो किसी क्लास 4 की टेक्निक पर मास्टरी करने के लिए किसी रहस्यमय स्थान पर गए हुए थे। उनको गई 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था। इसका मतलब था कि वो क्लास 4 की टेक्निक पर मास्टरी हासिल करना कुछ ज्यादा ही कठिन था। एलेना और उसका भाई निधि को उनके दादाजी के साथ गुस्से से जाते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ विराट की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर से स्किन जलकर हट चुकी थी। अब विराट के पूरे शरीर पर सिर्फ लाल मांस चमक रहा था। विश्वनाथ भी उसे देखकर बहुत दुखी था। वो अपने आप से ही कह रहा था कि इस बच्चे को छोटी से उम्र में कितना दुख सहना पड़ रहा है और वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। सागर स्थल में चंद्रप्रभा अपने पिताजी से कह रही थी कि पिताजी, क्या वो लड़का जीवित हो सकता है? उसके पिता ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा नहीं जो सकता। उस पॉइजन के असर से कोई भी 1 सेकंड में मर जाता है। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो वह मुश्किल से 10 सेकंड ही उस पॉइजन को टॉलरेट कर पाएगा, और तुम कुछ मिनटों की बात कर रही हो, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी मैं सच बोल रही हूँ। और ये तूफान भी उसकी चीख से आया था। उसके पास लॉर्ड साई की पावर थी। मुझे तो लगता है पूर्वज की मूर्ति की आंखों में भी आंसू भी उस लड़के की दर्द भरी चीख की वजह से आए थे। नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमको उस लड़के के मरने का दुख है, मैं जानता हूँ, पर तुम तो जानती ही हो ये करना हमारी मजबूरी थी। बस अब तुम भी इस बात को भूल जाओ और जाकर एकांत जगह पर मेडिटेशन और कल्टीवेशन करो। उसके बाद चंद्रप्रभा ने कहा कि अब उसकी जगह पर मैं उस पृथ्वी ग्रह के लोगों की रक्षा करूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उस लड़के ने मरते हुए भी मुझे जीवित छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरी लाइफ मुझे अपनी इस गलती का गिल्ट रहेगा। उसके पिता ने कहा, बेटी तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम कुछ टाइम आराम करो और ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो। अगर फिर भी तुम्हारा फैसला यही रहेगा तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर चंद्रप्रभा वहां से चली गई। भवन के एक कमरे में निधि और वैदिका दोनों बुजुर्ग सिया और बूढ़े बुजुर्ग के सामने खड़ी थी। बुजुर्ग दिया ने उससे कहा, बेटी ये तुम्हारी दिव्य सुनहरी रोशनी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई थी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें क्या हुआ था? निधि ने कहा, बुजुर्ग मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि मुझे फील हुआ जैसे कि मेरा अपना कोई मुसीबत में था, इसलिए मेरी पावर से मेरा कंट्रोल छूट गया था और मैं रियासत में हुए नुकसान के लिए माफी मांगती हूँ। बुजुर्ग सिया ने कहा, नहीं बच्ची, मैंने तुमसे इसलिए ये क्वेश्चन नहीं किया। मैं तो चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो। और बेटी आज हमारे पूर्वज की आंखों से भी ऐसे आंसू निकले थे जैसे तुम्हारी उस बड़ी सी प्रतिमा की आंखों से निकले थे। क्या इस घटना का संबंध भी तुमसे है? निधि की आंखों में ये बात सुनकर फिर से आंसू आ गए। उसने कहा कि बुजुर्ग मैं आपको अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। बस आप इतना समझ ले कि इस यूनिवर्स में आज कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और अगर उसे कुछ हो गया तो इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। बस आप पूर्वजों से प्रार्थना करो कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निधि और वेदिका दोनों फिर से रोने लगी थी। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, मेरे बच्चे तुम दोनों रोना बंद करो, अब हम इस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। बुजुर्ग सिया ने कहा, अभी तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है। तुम स्ट्रॉन्ग बच्ची हो, मुझे यकीन है तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम उस परेशानी से भी जल्दी निकल जाओगी। निधि ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बुजुर्ग अब हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। बुजुर्ग सिया उसकी बात का मतलब नहीं समझे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये बच्ची हमारी रियासत की प्रिंसेस है और अब ये बच्ची यहाँ से जाने के लिए कह रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है?
बुजुर्ग सिया ये बातें सोचे रहे थे कि तभी बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि इस बच्ची की कुछ कंडीशन है जिसकी परमिशन हमारे रियासत में देना उचित नहीं है। बुजुर्ग सिया ने कहा कि ऐसी क्या बात है, जरा मुझे अभी तो पता चले। बूढ़े बुजुर्ग ने सिया से कहा कि एंड कंडीशन तो इस बच्चे की ये है कि ये अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं लाना चाहती और ना ही उनके बारे में कुछ बताना चाहती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस बच्ची का अपनी फैमिली से मिलने का मन हुआ तो ये उनसे मिलने के लिए जा सके। और तीसरी कंडीशन है कि इस बच्ची पर कोई नज़र न रखी जाए और न ही इसकी फैमिली की तलाश की जाए। बुजुर्ग सिया ने कहा ये तो बड़ा ही गंभीर मामला है और निधि बेटी अगर तुम ये सब चाहती हो तो इसके लिए RK Pocket FM channel subscriber and like this video.